ससुराल में नागिन बहू का सीक्रेट रूम। रोहित हैरान हो जाता है और रूम की तरफ जाता है। जैसे ही रोहित रूम के अंदर जाता है वो चौंक जाता है। वहां कोई नहीं था, बस उसकी पत्नी पूजा एक नागिन के रूप में उसके सामने खड़ी थी। पूजा भी रोहित को देखकर डर जाती है। तभी रोहित बहुत डर जाता है और सबको बुलाने लगता है। बचाओ बचाओ, पापा मम्मी जल्दी आइए, हमारे घर में सांप आ गया है। पूजा, ये क्या हुआ है तुम्हें? ना तुम इंसान लग रही हो ना ही जानवर, आखिर तुम हो कौन? शांति देवी के घर के बाहर ढोल बज रहे हैं। रोहित और पूजा की शादी हो गई है। पूजा बहुत अमीर घर से है, पर वो थोड़ी सहमी हुई है। आओ पूजा बेटी, अंदर आओ। आज से ये घर तुम्हारा ही है। हमें बहुत खुशी है कि तुम जैसी लड़की हमारे घर की बहू बनी। थैंक यू मम्मी जी, आपने इतना प्यार दिया, मेरे लिए यही बहुत है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबको हमेशा खुश रखूं। वो सब तो ठीक है भाभी, पर सुना है आपके पापा के पास बहुत सारी लग्जरी कार्स और बंगलोज हैं। हमारे इस पुराने मकान में आपका मन लगेगा ना? कहीं ऐसा ना हो कि 2 दिन में आप बोर होकर भाग जाएं। शीला, बदतमीजी मत करो। पूजा अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। रोहित, ध्यान रखना, पूजा को किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी पापा, आप फिक्र मत कीजिए। पूजा और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। कुछ टाइम बाद रोहित अपने रूम में सो जाता है, पर पूजा बहुत बेचैन हो रही थी। तभी वो अपने रूम से निकलकर बाहर चली जाती है। तभी पूजा को एक दरवाजा दिखता है जो काफी समय से बंद लग रहा था। रात के 12 बजने वाले हैं। मेरी बॉडी में अजीब सी हलचल हो रही है। अगर मैं रोहित के सामने नागिन बन गई तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह इस पुराने रूम में जाना ही होगा। तभी देवर आनंद वहां से गुजरता है। वो देखता है उसकी भाभी वहां खड़ी है। भाभी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ आनंद, सब ठीक है। बस नींद नहीं आ रही थी तो पानी पीने आई थी। वैसे ये रूम हमेशा बंद क्यों रहता है? ओ, ये पापा कहते हैं ये बहुत पुराना स्टोर रूम है। इसमें सिर्फ कबाड़ भरा है, इसलिए इस रूम को कोई नहीं खोलता। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हैं भाभी? चलिए, अब आप चलिए, आराम कीजिए। इतना कहकर आनंद वहां से चला जाता है, पर पूजा वहीं खड़ी रहती है। वो बस 12 बजने का इंतजार कर रही थी। ठीक रात के 12 बजते हैं। पूजा का शरीर बदलने लगता है। वो जल्दी से रूम का दरवाजा खोलती है और रूम में चली जाती है। तभी पूजा एक नागिन के रूप में आ जाती है और उसका पूरा शरीर एक नागिन जैसा हो जाता है। ये पेन, हर रात ये मौत जैसी फीलिंग। सॉरी रोहित, मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं आज नागिन ना बनी तो मैं मर जाऊंगी। शुक्र है इतनी जल्दी में मुझे ये स्टोर रूम मिल गया। नहीं तो अगर मैं अपने देवर के सामने इस रूप में आ जाती तो ये लोग मुझे आज ही इस घर से निकाल देते। शुक्र, अब रोज 12 बजने से पहले इस सीक्रेट रूम में आ जाऊंगी ताकि मुझे नागिन बना हुआ कोई ना देख पाए। उसके बाद पूजा वापस जाकर रोहित के साथ ही सो जाती है। अगले दिन पूजा सुबह सुबह ही उठ जाती है और किचन में चली जाती है। पूजा सबके लिए नाश्ता बनाती है और सबको खिलाती है। आज पूजा का पहला दिन था, फिर भी पूजा घर के कामों में लग जाती है। रात को शांति के पैरों में ठंड की वजह से बहुत दर्द होता है। तभी पूजा अपनी सास के पैर दबाती है और उसे बहुत आराम आता है। फिर 12 बजने से पहले वो स्टोर रूम में जाती है और नागिन बन जाती है। अब रोज ऐसे पूजा चुप चुप कर स्टोर रूम में जाने लगी और नागिन बनने लगी। पूजा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ रोहित, बस शायद थोड़ा स्ट्रेस है और सर में दर्द था, इसलिए ढंग से सो नहीं पाई। भैया, सर दर्द तो बस एक बहाना है। रात को 12 बजे भाभी रूम में होती ही नहीं है तो नींद कहाँ से आएगी? मैंने खुद देखा है, ये दबे पांव हर रात बाहर निकल जाती हैं। शीला, चुप रहो। बिना किसी प्रूफ के भाभी पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। और ये इसका घर है, जहाँ जाना हो जा सकती है। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? इल्जाम नहीं भैया, ये सच है। मम्मी आप ही बताओ, क्या किसी अच्छे घर की बहू को रात के अंधेरे में ऐसे छुप छुप कर बाहर जाना चाहिए? पक्का इसका कोई चक्कर है जिससे ये रात को मिलने जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और शीला, तू क्या कुछ भी बोल रही है? मेरी बहू बहुत अच्छी और समझदार है, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती। किसी को पूजा पर भरोसा हो या ना हो, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। पूजा बेटी, तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे। पूजा तो खामोश थी, पर रोहित के दिमाग में ये बात आ गई थी कि पूजा का किसी से अफेयर चल रहा है और रोज रात वो चुप चुप कर वो किसी से बात करने के लिए रूम से बाहर जाती है। पूजा, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो?
बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगा। आज रात मैं नहीं सोऊंगा और अगर तुम रूम से बाहर किसी से बात करने गई तो मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। आज रात सब साफ हो जाएगा। रात होती है। रोहित सोने का नाटक कर रहा था। पूजा उठती है और उस सीक्रेट रूम की तरफ जाती है। तभी रोहित गुस्से में उसके पीछे जाता है। आज पूजा का झूठ पकड़ा जाएगा। अगर ये किसी से मिल रही है तो मैं आज ही इसे घर से निकाल दूंगा। मैंने इस पर इतना ट्रस्ट किया और इसने मुझे धोखा दिया। तभी पूजा उस स्टोर रूम में चली जाती है। रोहित हैरान हो जाता है और रूम की तरफ जाता है। जैसे ही रोहित रूम के अंदर जाता है वो चौंक जाता है। वहां कोई नहीं था, बस उसकी पत्नी पूजा एक नागिन के रूप में उसके सामने खड़ी थी। पूजा भी रोहित को देखकर डर जाती है। तभी रोहित बहुत डर जाता है और सबको बुलाने लगता है। बचाओ बचाओ, पापा मम्मी जल्दी आइए, हमारे घर में सांप आ गया है। पूजा, ये क्या हुआ है तुम्हें? ना तुम इंसान लग रही हो ना ही जानवर। आखिर तुम हो कौन? कुछ ही देर में सब लोग स्टोर रूम में आ जाते हैं और पूजा को ऐसी कंडीशन में देखकर सब घबरा जाते हैं। पूजा पूरी तरह सांप के रूप में थी। उसे देखकर सबको बहुत डर लग रहा था। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरी बहू एक नागिन है। रोहित, पीछे हट जा बेटा, ये हम सबको मार डालेगी। बाप रे, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हम एक नागिन को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। अरे आज तक बस ये सब ड्रामे में ही देखा था और आज सच में भी देख लिया। मैंने कहा था ना मम्मी, ये भाभी नहीं कोई बला है। इसने हमारे घर का माहौल खराब कर दिया। अब देख लो, ये तो इंसान भी नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है, नागिन। मम्मी, अब हम क्या करेंगे? ये तो हम सबको डस लेगी। नहीं मम्मी जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ। मैं वही पूजा हूँ जो आप सबसे बहुत प्यार करती है। मैं जानती हूँ मेरा नागिन का रूप देखकर आप सब लोग बहुत डर गए हैं, पर मेरा विश्वास करें, ये मेरी मजबूरी है। क्या सुने हम? तुम एक जानवर हो। तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या तुमने हमें धोखा देने के लिए ये सब किया? सच में यार, मैंने तो ये सब इमेजिन भी नहीं करा था। ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? नहीं रोहित, मेरी फैमिली पर एक बहुत पुराना श्राप है। मेरे पर दादा ने एक सिद्ध नाग देवता का अपमान किया था। उस तांत्रिक ने श्राप दिया था कि हमारी फैमिली की हर तीसरी बेटी नागिन पैदा होगी। मेरे पापा ने बहुत पैसा खर्च किया, बड़े बड़े डॉक्टर्स और लोगों को बुलाया, पर कोई कुछ नहीं कर सका। उन्होंने सोचा कि अगर मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हो जहाँ सच्चा प्यार मिले तो शायद ये श्राप खत्म हो जाए। मैं हर रात इस रूम में सिर्फ अपनी जान बचाने आती थी। अगर मैं नागिन ना बनूं तो मेरी बॉडी अंदर से फटने लगती है। मैं मर जाऊंगी रोहित। लेकिन बेटी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात छुपाना क्या सही था? अब देखो ये सब कितना गलत हो रहा है। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर हम सबके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है बेटी। पापा जी, मुझे डर था कि अगर मैं सच बता देती तो कोई मुझसे शादी नहीं करता। मैं भी एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती थी। मैं थक गई हूँ इस डबल लाइफ से। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी शांति पूजा की सारी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और सबसे कहती है, रोहित, अपनी पत्नी को माफ कर दे बेटा। और शीला, तुम कुछ नहीं कहोगी? हमारी बहू दुश्मन नहीं है, बल्कि इस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। पूजा, तुमने बहुत दुख सहा है बेटी। हमें बुरा लग रहा है कि हमने तुम पर शक किया। पैसा तो तुम्हारे पास बहुत था, पर तुम्हें जिस प्यार की जरूरत थी वो हम नहीं दे पाए। पर अब तो चिंता मत कर बेटी, तेरी इस प्रॉब्लम का भी हम मिलकर इलाज निकाल लेंगे। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? ये एक खतरनाक नागिन है। नहीं रोहित बेटा, ये वही लड़की है जिसने कल मेरे पैर दबाए थे, जिसने किचन में सबका फेवरेट खाना बनाया। क्या रूप बदलने से उसका दिल बदल गया? नहीं। विक्रम जी, बोलिए ना, क्या हम इसे निकाल देंगे? नहीं शांति, हमारा धर्म कहता है कि जो मदद मांगे उसकी हेल्प करनी चाहिए। पूजा हमारी बहू है और हम इसका साथ देंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। रोहित अब पूजा से डरता नहीं है। एक रात रोहित ने एक एक्सपर्ट से पूछा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। पूजा, मुझे पता चला है कि अगर कोई इंसान बिना डरे पूरे विश्वास से तुम्हें एक्सेप्ट करे और अपने प्यार से वचन दे तो ये श्राप टूट सकता है। आज रात मैं तुम्हारे साथ उस रूम में रहूंगा और पूरे मन से तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं रोहित, जब मैं नागिन बनती हूँ तो मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। कहीं मैं तुम्हें चोट न पहुँचा दूँ। पूजा, मुझे हमारे प्यार पर पूरा भरोसा है। आज या तो तुम्हारा श्राप टूटेगा या मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तुम देख लेना, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो टेंशन की क्या बात है। रात के 12 बजते हैं। पूजा नागिन बनती है। रोहित बिना डरे उसके सामने खड़ा रहता है और उसे प्यार से देखता रहता है। पूजा, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज मैं वचन देता हूँ कि जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम आजाद हो जाओ। तभी एक तेज रोशनी होती है। पूजा की बॉडी से वो पुरानी नागिन वाली स्किन निकलकर जल जाती है। पूजा हमेशा के लिए एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। रोहित, मम्मी जी देखिए, मैं ठीक हो गई। मैं अब कभी नागिन नहीं बनूंगी। उस दिन के बाद वो पुराना रूम हमेशा के लिए खोल दिया गया। वहां से कबाड़ निकालकर उसे एक प्यारा सा रूम बना दिया गया। पूजा अब अपने ससुराल में सबके साथ हंसी खुशी रहने लगी और सब लोग खुश रहने लगे। फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में। शादी का घर अभी भी रोशनियों से नहाया हुआ था। बाहर ढोल की आवाज अभी थमी ही थी, लेकिन साक्षी के दिल की धड़कनें तेज थीं। वो अपने नए कमरे में बैठी थी, जहां हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। पूरब कमरे में दाखिल हुआ। उसने वर्दी उतारी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो एक दुल्हे के चेहरे पर होना चाहिए। पूरब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आज तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रात है। साक्षी, मैं नहीं जानता तुम इसे कैसे झेल पाओगी। मुझे अभी अभी हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला है। बॉर्डर पर हालात बहुत खराब है। मुझे कल सुबह 4 बजे की रिपोर्ट देनी है। क्या? कल सुबह? पूरब, हमारी शादी को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। लोग क्या कहेंगे? और मैं इस नए घर में इन अनजान लोगों के बीच आपके बिना कैसे रहूंगी? लोगों का काम है कहना साक्षी, लेकिन मेरा काम है देश की हिफाजत। एक फौजी का पहला प्यार उसका देश होता है। क्या तुम एक फौजी की पत्नी बनकर ये कुर्बानी नहीं दे सकती? कुर्बानी? ये तो मेरे अरमानों का कत्ल है पूरब। मैंने सोचा था हम घूमने जाएंगे, बातें करेंगे, लेकिन आप तो मुझे इस तन्हाई के हवाले करके जा रहे हैं। तसल्ली रखो, पापा जी, माँ, स्वीटी और अमन ये सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं वादा करता हूँ, जैसे ही हालात थोड़े ठीक होंगे मैं छुट्टी लेकर लौट आऊँगा। रात भर दोनों ने बातें की। पूरब ने उसे पुराने किस्से सुनाए और साक्षी ने अपने डर। लेकिन सुबह होते ही पूरब अपनी बैग उठाकर निकल गया और साक्षी रह गई उस कमरे में जहाँ की हवा में अभी भी पूरब की परफ्यूम की खुशबू बाकी थी। दिन गुजरने लगे। साक्षी ने अपने दुख को घर की जिम्मेदारियों के नीचे दबा दिया। उसके ससुर राठौर वर्मा जी एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर थे। उनके लिए डिसिप्लिन सबसे बड़ा धर्म था। बहू, सुबह के 6 बज रहे हैं। पूरा होता तो अब तक ड्रिल कर रहा होता। तुम भी उठो और घर संभालो। जी पापा जी, मैं बस नाश्ता तैयारी करने जा रही हूँ। किचन में स्वीटी उसका हाथ बटाती। स्वीटी एक जिंदा दिल लड़की थी और वो साक्षी के लिए बहुत सपोर्टिव भी थी। भाभी, आप इतना उदास मत रहा कीजिए। भाई गए हैं तो क्या हुआ, हम हैं ना। चलिए आज कुछ चटपटा बनाते हैं। अमन कब से कह रहा था। हाँ भाभी, आपके हाथ के बने पकौड़े और दही की सब्जी मिल जाए तो मजा आ जाए। भाई को तो बॉर्डर पर ये सब नसीब नहीं होता होगा। एक दिन पड़ोसन कमला घर आई और शिल्पा उनके सामने अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधने लगी। अरे देखो कमला, मेरी साक्षी जैसी बहू पूरे शहर में नहीं मिलेगी। इतनी संस्कारी है कि मेरे बोलने से पहले ही काम हो जाता है। पूरा नहीं है फिर भी कभी माथे पर शिकन नहीं आई। ये है हमारे घर की असली इज्जत। सही कहा शिल्पा, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं जो शादी की पहली रात ही पति को बॉर्डर भेज दें और उफ तक ना करें। साक्षी ने ये सब सुना और उसे गर्व तो हुआ, लेकिन उसका दिल अंदर से रो रहा था। तभी वो सोचती है, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, पर कोई ये नहीं पूछता कि मैं रात को कितनी बार रोती हूँ। सबको बस मेरा हंसता हुआ चेहरा नजर आता है, पर दिल से मैं कितनी दुखी हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। वक्त गुजरता गया। पूरब के फोन का इंतजार करते करते साक्षी थक चुकी थी। अकेलापन उसे जहर जैसा लगने लगा था। एक शाम वो ठंडी हवा के लिए छत पर गई। सामने वाली छत पर एक नया लड़का खड़ा था। वो हैंडसम था और उसने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। अकेले बैठी बैठी तारे गिन रही हैं क्या, या किसी का इंतजार है जो शायद आना भूल गया? आप कौन हैं और मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है आपके पास कोई काम धाम नहीं है। शांत बाबा। मेरा नाम सूरज है। मैं सामने वाले घर में नया रेंटर हूँ। मैंने देखा है आप रोज यहाँ अकेली बैठी रहती हैं। इतनी खूबसूरत आंखों में इतनी उदासी। ये तो गुनाह है। मुझे आपकी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे आप? दिलचस्पी तो वक्त के साथ पैदा होती है साक्षी जी। वैसे आपका नाम साक्षी है ना? मैंने स्वीटी से पूछा था। आपके पति बॉर्डर पर है, फौजी हैं, उन्हें तो देश से प्यार है, पर आपको प्यार देने वाला यहाँ कोई नहीं।
साक्षी का दिल धड़का। उसे लगा सूरज ने उसके दिल की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो घबराकर सूरज से कहती है, बस अब आप हद पार कर रहे हैं, प्लीज अब और मत बोलिए। मैं तो हद तोड़ने आया हूं। कभी किसी दोस्त से दिल की बात करके देखिए, बोझ हल्का हो जाएगा। मैं रोज यहाँ कॉफी पीता हूँ, अगर आपका मन करे तो आ जाइएगा। आपका प्यारा दोस्त आपका रोज यही इंतजार करेगा। उस रात साक्षी सो नहीं पाई। उसे बार बार सूरज की वो बात याद आ रही थी, आपको प्यार देने वाला यहाँ कोई नहीं। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उसके बारे में ही क्यों सोच रही हूँ? वैसे वो ठीक ही कह रहा था, मुझे प्यार करने वाला तो मुझसे दूर है और मैं यहाँ अकेली। न जाने पूरब अब कब वापस आएंगे। अगले दिन साक्षी छत पर गई। उसने कोशिश की सूरज को न देखे, लेकिन सूरज वहां मौजूद था। आज आपका चेहरा कल से ज्यादा उदास है। क्या आज भी उनका फोन नहीं आया? आपको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। खैर, मैं हूं ना, आप मुझसे बातें कर सकती हैं। नहीं, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तभी वो मुझे कॉल नहीं कर पाते। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम बॉर्डर पर होती है या उनके दिल में? जो इतनी प्यारी पत्नी को ऐसे छोड़ गया, वो कैसा मर्द है? मैं होता तो कभी आपको पलकों से गिरने नहीं देता। सूरज, वो अपने फर्ज पर हैं, उन्हें ऐसे मत बोलो। मुझे उनके बारे में ऐसा सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फर्ज फर्ज फर्ज, क्या आपका कोई फर्ज नहीं अपने लिए? कब तक इस संस्कारी बहू के टैग के नीचे अपनी जवानी को दफन करोगी? जिंदगी जीने के लिए है साक्षी, कभी बाहर निकलो, दुनिया देखो। धीरे धीरे साक्षी को सूरज की बातें सही लगने लगी। सूरज उसे रोज नई नई बातों में फंसाता। वो उसे बताता कि वो कितनी स्पेशल है। साक्षी अब रोज छत पर जाने का बहाना ढूंढती। सूरज, मुझे डर लगता है, अगर घर वालों को पता चला तो? डर को गोली मारो, हम सिर्फ दोस्त हैं। क्या एक दोस्त के साथ बाहर जाकर कॉफी पीना गुनाह है? कल दोपहर को अमन कॉलेज जाएगा और पापा जी सो रहे होंगे, तब हम बाहर मिलते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। साक्षी ने हाँ कह दी। उसका दिल डर रहा था, पर एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी थी। वो सोच रही थी सूरज उसका दोस्त ही तो है, उसके साथ बाहर जाने में कुछ गलत नहीं है। पर सूरज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन साक्षी ने सास से कहा कि वो मार्केट जा रही है। सूरज उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर शहर से दूर एक होटल ले गया। होटल पहुंचकर साक्षी बहुत डर रही थी और थोड़ी कंफ्यूज भी थी, पर उसका दिल मान नहीं रहा था कि सूरज गलत है। सूरज, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम किसी कैफे में भी तो बैठ सकते थे। मुझे ना आप बहुत डर लग रहा है। आज से पहले मैं किसी के साथ ऐसे होटल के रूम में नहीं आई। वहाँ बहुत भीड़ होती है यार साक्षी, मैं चाहता हूँ हम सुकून से बातें करें। यहाँ का जूस बहुत फेमस है, पहले वो ट्राई करो। एक बार पियोगे मजा आ जाएगा। आज हम दोनों बैठकर प्यारी प्यारी बातें करेंगे। सूरज ने वेटर को इशारा किया। वेटर ने 2 ग्लास जूस लाए। साक्षी थोड़ी घबराई हुई थी, उसने एक घूंट पिया। इसका स्वाद थोड़ा अजीब है। तुम तो कह रहे थे बहुत मजे का है, पर मुझे तो ये कड़वा लग रहा है। नहीं, ये स्पेशल मिक्स फ्रूट है। पियो तो सही, तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। मैंने भी जब पहली बार पिया था मुझे भी कड़वा लग रहा था, पर अब मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना, हर बार यही जूस पीता हूँ। पियो पियो, मजा आएगा तुम्हें। साक्षी ने गिलास खत्म किया। कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे, सर घूमने लगा। तभी साक्षी सूरज से कहती है, सूरज, मुझे नींद आ रही है, मुझे घर जाना है। साक्षी सोफे पर गिर गई। सूरज का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हेलो। हाँ भाई, जुगाड़ हो गया है, एकदम फ्रेश आइटम है। एक बड़ी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं ना, उन्हें बोलो माल तैयार है। इस संस्कारी बहू की इज्जत की जो कीमत लगेगी, उससे हमारी जिंदगी बन जाएगी। होटल के पीछे वाले गेट पर गाड़ी खड़ी करो, मैं इसे लेकर आ रहा हूँ। उसी वक्त घर के बाहर एक जीप रुकी। पूरब अचानक घर पहुंचा था। अरे पूरब, बेटा तू अचानक, हमें बताया क्यों नहीं? सरप्राइज देना था माँ। साक्षी कहाँ है? उसे देखने के लिए तो मैं इतनी दूर से भागा आया हूँ। भाभी तो मार्केट गई हैं, आती ही होंगी। पूरब साक्षी के कमरे में गया, लेकिन वहां उसे कुछ अजीब लगा। साक्षी का फोन वहां पड़ा था। उसने फोन चेक किया तो उसमें सूरज के ढेर सारे मैसेजेस थे। पूरब का फौजी दिमाग तुरंत खतरे को समझ गया। वो छत पर गया। वहां उसे सूरज की चैट पर कॉफी का निशान और एक जोड़ा सैंडल्स दिखे जो साक्षी के नहीं थे। माँ, ये सामने वाले घर में कौन रहता है? भाई, वो एक सूरज नाम का लड़का है, नया आया है। पूरब ने तुरंत अपने इंटेलिजेंस यूनिट के दोस्त को कॉल किया और सूरज का नंबर ट्रेस करने को कहा। 10 मिनट में लोकेशन उसी होटल की आई। पूरब ने जीप ऐसे चलाई जैसे बॉर्डर पर टैंक चला रहा हो। वो होटल पहुंचा। उसने देखा कि 2 गुंडे एक बेहोश लड़की को चादर में लपेटकर एक वैन में डाल रहे हैं। रुक जाओ कुत्तो,
तुमने एक फौजी की इज्जत पर हाथ डाला है। अब मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ए फौजी, पीछे हट जा वरना इसे खत्म कर दूंगा। पूरव ने एक पत्थर उठाया और इतनी जोर से सूरज के हाथ पर मारा कि चाकू गिर गया। फिर पूरव ने जंप मारी और सूरज के चेहरे पर एक के बाद एक मुक्कों की बारिश कर दी। दूसरे गुंडे ने भागने की कोशिश की, पर पूरव ने उसे पकड़कर दीवार से दे मारा। मेरी पत्नी को हाथ लगाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। पूरव ने दोनों को रस्सी से बांध दिया और पुलिस को फोन कर दिया। फिर वो भागकर साक्षी के पास गया। घर के हॉल में सन्नाटा था। सब लोग वहां खड़े थे। साक्षी को होश आ चुका था और वो पूरव के साथ घर पहुंची थी। वो बुरी तरह रोने लगी और शिल्पा जी के पैरों में गिर गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस घर की इज्जत के लायक नहीं हूँ। मैं भटक गई थी। उस सूरज ने मुझे धोखा दिया। मैंने सिर्फ दोस्ती समझी थी, पर वो दरिंदा निकला। हमने तुम्हें सर पर बिठाया था साक्षी। क्या हमारा प्यार कम था? क्या हमने तुम्हें बेटी नहीं माना था? पूरा बॉर्डर पर जान दे रहा था और तुम यहाँ एक पड़ोसी के साथ होटल में। पापा जी, मुझे मार दीजिए। मैं अकेली थी। पूरव की जुदाई ने मुझे कमज़ोर कर दिया था। वो सूरज मुझसे मीठी मीठी बातें करता था। मुझे लगा वो मेरा दर्द समझता है। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पूरव खामोश खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। पूरव, तुम मुझे छोड़ दो। मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आज अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो वो सूरज जीत जाएगा। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। मैंने तुम्हें इस नए घर में अकेला छोड़ दिया। अकेलापन इंसान से कुछ भी करवा सकता है। तुमने अपनी गलती मान ली है और सच्चाई बता दी है। यही बड़ी बात है। बेटा, तू ये क्या कह रहा है? इसने हमारा सर झुका दिया है। नहीं माँ, इसने सर नहीं झुकाया। इसने एक सबक सीखा है। आज के बाद हमारे घर का कोई भी सदस्य किसी तीसरे की बातों में नहीं आएगा। साक्षी, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, भरोसा एक कांच की तरह होता है। मैंने इसे जोड़ तो दिया है, पर निशान बाकी रहेंगे। इन निशानों को तुम्हें अपने प्यार से मिटाना होगा। मैं वादा करती हूँ पूरव, आज से मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी और इस परिवार की है। मैं कभी किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी। घर में एक बार फिर शांति लौट आई। पूरव की मर्दानगी और उसकी समझदारी ने एक टूटते हुए परिवार को बचा लिया। साक्षी ने अपने संस्कारी बहू के टैग को सच्चाई से दोबारा हासिल किया और सूरज जैसे दरिंदों के लिए पूरव ने एक मिसाल कायम कर दी।